हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हमने स्टार्ट किया था टेंस के क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें हमने अभी तक पार्ट 8 तक कर लिया है। आई होप आपने वो सभी वीडियोस देखे होंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी होगी। आज स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 9। तो प्यारे बच्चों, टॉपिक स्टार्ट किया गया है जिसे कहा टेंसेस और सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। और हम यहां क्या कर रहे हैं, यहां हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चों, आपने ऐसे वीडियोस बहुत सारे देखे होंगे जहां टेंसेस के रिगार्डिंग आपको पढ़ाया गया होगा। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन इन वीडियोस में आप उन्हीं टेंसेस की प्रैक्टिस कैसे करनी है ये देख रहे हैं। और बच्चों, हमेशा याद रखें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपसे ये तो पूछा नहीं जाएगा राइट 3 सेंटेंसेस ऑन सिंपल प्रेजेंट टेंस, ऐसा नहीं आएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस की एप्लीकेशन पूछी जाएगी, और एप्लीकेशन सीखने का सबसे अच्छा तरीका है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और जिसे कहा गया 171। क्वेश्चन नंबर 170 तक हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं, पार्ट 8 तक। आज स्टार्ट करते हैं 171। चलिए पढ़िए क्वेश्चन, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सेंटेंस है योर स्पेस एट द मीटिंग इज वेरी नेसेसरी। प्यारे बच्चों, यहां बताना है आपको कौन सा वर्ड लिखा जाए। ऑप्शन ए है प्रेजेंट, ऑप्शन बी है हैविंग प्रेजेंट, ऑप्शन सी है प्रेजेंटिंग, एंड ऑप्शन डी है प्रेजेंस। देखिए कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को। क्या कह रहा है क्वेश्चन, मीटिंग में बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है क्या आपकी प्रेजेंट, आपकी हैविंग प्रेजेंट, आपकी प्रेजेंटिंग और आपकी प्रेजेंस। ऐसे भी बताया जा सकता है। चलिए देखिए, योर की बात करें बच्चों, तो योर का पार्ट ऑफ स्पीच होता है पजेसिव एडजेक्टिव। योर का पार्ट ऑफ स्पीच होता है पजेसिव एडजेक्टिव। और आप बता सकते हैं मुझे कि एडजेक्टिव सेंटेंस में किसे डिस्क्राइब करता है, किसकी क्वालिटी बताता है बच्चों। तो एडजेक्टिव सेंटेंस में किसे डिस्क्राइब करता है, नाउन को। इसका मतलब यहां जो भी वर्ड लिखा जाना है उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। चेक कर लीजिए, योर प्रेजेंट नहीं, प्रेजेंट तो नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है ये तो। आई वॉज प्रेजेंट, ही वॉज प्रेजेंट, ऐसा। योर हैविंग प्रेजेंट नहीं, योर प्रेजेंटिंग ये तो V1 ING है। योर प्रेजेंस, बच्चों प्रेजेंस के लास्ट 4 लेटर्स हैं ENCE, और मोस्ट ऑफ द टाइम आप नोटिस करोगे अगर वर्ड के लास्ट 4 लेटर्स है ENCE और ANCE, तो वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या कहलाता है, नाउन। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। योर प्रेजेंस एट द मीटिंग इज वेरी नेसेसरी। क्लियर है। चलिए 172 पढ़िए, सेंटेंस को समझिए और उसके बाद देखिए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। सेंटेंस है हार्डली अ डे स्पेस व्हेन वी डोंट फाइंड सम ऑफ द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, और क्या कर रहे हैं वो, गोइंग ऑन स्ट्राइक। देखिए सबसे पहले ये चेक कीजिए क्या लिखा गया है, वी डोंट फाइंड। वी डोंट फाइंड का मतलब कौन से टाइम की बात की जा रही है, टाइम है प्रेजेंट। मुश्किल से ही ऐसा कोई दिन निकलता है जब हम नहीं देखते सोसाइटी के किसी सेक्शन को जो स्ट्राइक पर जा नहीं रहा हो। देखिए तो हार्डली अ डे स्पेस व्हेन वी डोंट। अब डोंट का मतलब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो पास्ट हटा दीजिए, सेकंड फॉर्म है। हार्डली अ डे, पासिंग होगा नहीं, V1 ING, इज एम आर, वॉज वर, कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हार्डली अ डे, हैव पास्ट नहीं, ये एक रूटीन की बात कर रहा है, एक पैटर्न की बात कर रहा है, एक रिपीटेडली परफॉर्म्ड एक्शन की बात कर रहा है। तो क्या होगा, हार्डली अ डे पासेस व्हेन वी डोंट फाइंड। कौन सा ऑप्शन हो जाना है, ऑप्शन नंबर सी। 173 ही इज रनिंग, कहां जा रहा है भागकर, ही इज रनिंग एज इफ ही इज पेस मैड। प्यारे बच्चों, सेंटेंस सुनकर मुझे यह बताओ, इज ही अ मैड इन रियलिटी, क्या वो असली में भी पागल है। इज ही अ मैड इन रियलिटी, नहीं, वो ऐसे भाग रहा है जैसे कि मानो पागल हो। तो वो पागल है नहीं, ये तो एक हाइपोथेटिकल केस है। और बच्चों जब भी हाइपोथेटिकल केस है, सपोजिशनल केस है,
इमेजिनरी केस है तो सब्जेक्ट के बाद यहां मेन वर्ब कौन सी फॉर्म लिखी जाती है, यहां सेकंड फॉर्म यहां लिखी जाती है। चलो अलग से लिख देता हूं मैं, यहां लिखी जाती है सेकंड फॉर्म और इस सेकंड फॉर्म को कहा जाता है V2। सेकंड फॉर्म चाहिए। मोर ओवर आपको जब भी सेंटेंस में ये वर्ड दिखे एज इफ, आपको वर्ड दिखे एज दो, इफ ओनली, आई विश, और इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटेंस रियल नहीं है, इमेजिनरी है। और इमेजिनरी सेंटेंसेस में भी मेन वर्ब कौन सी फॉर्म लिखी जाती है, सेकंड फॉर्म। ठीक है, चलिए अब सेकंड फॉर्म की बात करें, नॉन एक्शन सेंटेंस है तो अगर बी के सेकंड फॉर्म की बात करें तो बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज और वर। बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉज वर। लेकिन अगर सेंटेंस इमेजिनरी है, अनरियल कंडीशन है प्यारे बच्चों, तो अनरियल कंडीशन में वॉज लिखना एरर है और सभी सब्जेक्ट के साथ यहां क्या लिखा जाता है, वर। बता दो अब आंसर। ही इज रनिंग एज इफ ही वर मैड। क्लियर है। चले 174, दिस ब्रांड ऑफ स्पेक्टेकल्स स्पेस आउट ऑफ स्टॉक दीज डेज। अब बच्चों समझना क्या गलती करते हैं यहां स्टूडेंट्स, यहां ये देखते हैं स्पेक्टेकल्स एक प्लूरल नाउन है और अगर स्पेक्टेकल्स एक प्लूरल नाउन है तो यहां लिखे जाने वाली वर्ब एक प्लूरल वर्ब होनी चाहिए। प्लूरल वर्ब का मतलब इज आंसर नहीं होगा, आर हो सकता है, हैव हो सकता है, मे चेक करते हैं। ऐसी गलती नहीं करनी है। आउट ऑफ स्टॉक किसे बोला गया है, ट्राई टू आइडेंटिफाई द रियल सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। आउट ऑफ स्टॉक किसे बोला, स्पेक्टेकल्स को नहीं, दिस ब्रांड ऑफ स्पेक्टेकल्स को। तो यहां सेंटेंस का जो रियल सब्जेक्ट है, वो सेंटेंस का रियल सब्जेक्ट यहां कौन है, ब्रांड। ब्रांड सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसका मतलब यहां लिखे जाने वाली वर्ब कैसी होनी चाहिए बच्चों, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब का मतलब हैव नहीं, सिंगुलर वर्ब का मतलब आर नहीं। डी ऑप्शन है, दिस ब्रांड ऑफ स्पेक्टेकल्स मे हैव बीन आउट ऑफ स्टॉक दीज डेज, इन दिनों की बात कर रहा है ये तो, मे नहीं। क्या होगा, दिस ब्रांड ऑफ स्पेक्टेकल्स इज आउट ऑफ स्टॉक्स। रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, सब्जेक्ट का मतलब वो नहीं है जो वर्ब से जस्ट पहले लिखा हो। क्लियर है। तो बच्चों देखो ये सारी चीजें कैसे सीखते हैं, ये सारी चीजें थ्योरी का पार्ट नहीं होती, ये सारी चीजें प्रैक्टिस का पार्ट होती है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एग्जाम में स्कोर करना उतना इजी होगा आप लोगों के लिए। और ये इंग्लिश में ही एप्लीकेबल नहीं है, हर सब्जेक्ट की बात है ये। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 175, फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट वर्ब। वर्ब बतानी है आपको क्या होगी, ऑल द पैसेंजर्स विद द ड्राइवर किल्ड इन द एक्सीडेंट। प्यारे बच्चों यहां भी रियल सब्जेक्ट पहचानो क्या होगा। देखो ऑल द पैसेंजर्स ये सेंटेंस में सब्जेक्ट है, द ड्राइवर, ड्राइवर सेंटेंस में सब्जेक्ट है, और चेक करो दोनों सब्जेक्ट के बीच में यहां वर्ड क्या लिखा गया है, विद। विद का मतलब विद के बाद वाला सब्जेक्ट तो साथ में था। सेंटेंस का रियल सब्जेक्ट क्या है, तो सेंटेंस का रियल सब्जेक्ट है ऑल द पैसेंजर्स। ऑल द पैसेंजर्स का मतलब कैसा सब्जेक्ट है ये, बोले सर प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी लेगा, प्लूरल। हटाओ, ऑप्शन इज नहीं होगा, ऑप्शन वॉज नहीं होगा, या तो आंसर होगा वर एक प्लूरल वर्ब है या हैव एक प्लूरल वर्ब है। अब सेंटेंस पढ़ो जरा क्या दिया है। सेंटेंस है ऑल द पैसेंजर्स विद द ड्राइवर स्पेस किल्ड इन द एक्सीडेंट। अगर आप कहते हो हैव किल्ड तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, किसे मारा गया, तो हैव किल्ड इन्होंने नहीं मारा, इन्हें मार दिया गया है, तो पैसिव होगा। पैसिव का मतलब ऑप्शन क्या होना चाहिए, वर किल्ड इन द एक्सीडेंट। चलिए 176, करेक्ट वर्ड अकॉर्डिंग टू द टेंसेस निकालना है। यहां भी ज्योति स्पेस द गोल्ड मेडल लास्ट ईयर। प्यारे बच्चों लास्ट ईयर लिखा है, लास्ट ईयर का मतलब यहां कौन से टाइम की बात की जा रही है, पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं। अगर पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं तो सेंटेंस में मेन वर्ब कौन सी फॉर्म होनी चाहिए, सेकंड फॉर्म। चेक कर लो सेकंड फॉर्म कौन सी है। ऑप्शन ए है विन, विल विन, वन और विंस। बच्चों इसे वॉन नहीं कहते, वन कहते हैं। जैसे ONE वन होता है,
इसी तरह WON, इसे भी वन बोलते हैं। क्या होगा? ज्योति won the gold medal last year। सिंपल है। 177, प्यारे बच्चों नोटिस करो किस वर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं सेंटेंस को? इफ से। अगर किसी सेंटेंस को इफ से स्टार्ट करें इसका मतलब ये एक कंडीशनल सेंटेंस होता है। क्लियर है? अगर आपने अब तक के वीडियोस देखे हैं तो इफ से स्टार्ट होता है, कंडीशनल सेंटेंस है। इफ के साथ बॉट, बॉट बच्चों कौन सी फॉर्म है? मेन वर्ब, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म का मतलब इफ के साथ सेकंड फॉर्म, इमेजिनरी कंडीशन। तो क्या लिखते हैं यहां? इमेजिनरी कंडीशन में इफ के साथ लिखते हैं सेकंड फॉर्म, और रिजल्ट वाले क्लॉज में लिखा जाता है वुड कुड, और वुड कुड के बाद मेन वर्ब कौन सी फॉर्म आती है बच्चों? फर्स्ट फॉर्म। ऐसा होता है स्ट्रक्चर। इफ के साथ सेकंड फॉर्म और नेक्स्ट क्लॉज में वुड कुड मॉडल वर्ब है और इनके बाद फर्स्ट फॉर्म। चलो इमेजिनरी केस है, अनरियल। इफ यू बॉट अ कार टुडे, इमेजिनेशन, it would it space you a lot more than you can imagine। तो क्या करेगा ये? it space you a lot more। it will नहीं होगा, will को तो हटाओ बच्चों, will ऑप्शन में नहीं है, would चाहिए। यहां भी would लिखा है, यहां भी would लिखा है। अब would के बाद क्या चाहिए हमें? फर्स्ट फॉर्म। would have costed नहीं, क्या होगा? would cost। so if you bought a car today, it would cost you a lot more than you can imagine। तो imagination, hypothetical, unreal case। 178, to free the slave, slave को, गुलाम को फ्री करने के लिए the chains space, chains क्या की गई थी? बोले सर chains की गई थी remove की गई थी। अब chains लिखा हुआ है तो यहां verb कैसी होनी चाहिए? प्लूरल verb होनी चाहिए। या तो ऐसा हो और या फिर ऐसी वर्ब हो जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में पार्ट ही ना करे। वॉज हटाओ, इज हटाओ, हटा दे दोनों ऑप्शन। क्यों हटाया? सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होनी चाहिए, जबकि इज और वॉज तो सिंगुलर वर्ब है। अब देखो यहां लिखा हुआ है बीइंग लिखा है तो इसके हेल्पिंग वर्ब कहां है? तो ऑप्शन कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर डी। टू फ्री द स्लेव द चेन्स हैड बीन रिमूव्ड। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस करते चलो बस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने शार्पन होते जाओगे, क्वेश्चंस को देखते ही ऑप्शन पर टिक करोगे। यहां से देखो क्या सीखा आपने? यहां से आपने यह सीखा कि सेंटेंस में सही आंसर तक पहुंचने के लिए जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उन्हें एलिमिनेट करो। इसके बाद क्लैरिटी हो जाएगी क्वेश्चन में और फिर जो आंसर बचेगा वो अपने आप आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 179, आई इंसिस्टेड ऑन स्पेस अवे। प्यारे बच्चों, ऑन के बाद क्या आना चाहिए? ऑन हिम टू गो, गोइंग, गोन। बच्चों अगर ऑन के बाद, ध्यान रखना है, अगर ऑन के बाद कोई भी वर्ब लिखी जाएगी तो ये लिखे जाने वाली वर्ब हमेशा कौन सी फॉर्म में होनी चाहिए? आईएनजी फॉर्म में। इनफैक्ट अगर प्रेपोजिशन के बाद कोई वर्ब लिखी गई है तो ये वर्ब कौन सी फॉर्म में लिखी जाती है? आईएनजी फॉर्म में। एक्सेप्शन क्या होता है इसका? टू, और टू के बाद मेन वर्ब कौन सी फॉर्म लिखी जाती है? फर्स्ट फॉर्म। तो यहां क्या लिखा है? ऑन के बाद चाहिए वर्ब, ये वर्ब कौन सी फॉर्म में होगी? आईएनजी फॉर्म में। चेक करें, गो V1 है, क्रॉस करो, गो क्रॉस करो, गोइंग हो सकता है गॉन, क्रॉस करो। ऑप्शन से एलिमिनेट करे तो करेक्ट ऑप्शन अपने आप नजर आने लग जाता है जो सही है। तो आई इंसिस्टेड ऑन हिज गोइंग अवे। 180, राम स्पेस इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। प्यारे बच्चों अगर किसी भी सेंटेंस में सिंस फॉर प्लस टाइम लिखकर दिया गया हो, इंडिपेंडेंस से, आजादी से ही क्या हो रहा था? राम स्पेस इन इंडिया। वर्ब क्या है? लिव की फॉर्म है। तो आजादी से ही राम कहां रह रहा था या कहां रह रहा है? इंडिया में ही रह रहा है। ऐसा होगा। तो अगर सिंस फॉर प्लस टाइम गिवन है तो आप कौन सा टेंस ढूंढोगे? आप देखोगे परफेक्ट कंटिन्यूस के कितने ऑप्शंस हैं। क्या देखोगे? परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के कितने ऑप्शंस हैं। आ जाओ। वॉज लिविंग, पास्ट कंटिन्यूस टेंस इनकरेक्ट, विल बी लिविंग, फ्यूचर कंटिन्यूस इनकरेक्ट, इज लिविंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इनकरेक्ट।
कितने ऑप्शन है परफेक्ट कंटिन्यूस के? एक ही ऑप्शन है, और ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शंस अगर एलिमिनेट करोगे तो करेक्ट ऑप्शन जो आंसर है अपने आप दिखेगा और आप कॉन्फिडेंट होगे, सर्टेन होगे, श्योर हो जाओगे कि जो मैंने टिक किया है वो एक करेक्ट आंसर है। सो राम हैज बीन लिविंग इन इंडिया, और कब से? सिंस इंडिपेंडेंस से। 181, यू हैड बेटर स्पेस स्मॉल स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन। बच्चों अब आप ये पॉइंट नोट्स में लिखो, नोट्स में लिखो। यहां क्या गलती होती है पहले वो बताऊं? चलो देखो, यू हैड बेटर, बच्चे देखते हैं यहां लिखा गया है हैड। हैड का मतलब कौन सी वर्ब है? ये हेल्पिंग वर्ब है, हैज हैव हैड। इसके बाद क्या लिखा गया है? बेटर, तो बोले अच्छी हेल्पिंग वर्ब है, क्या बुरा है इसमें? और फिर स्टूडेंट्स यहां ढूंढने चले जाते हैं हैड के अकॉर्डिंग मेन वर्ब थर्ड फॉर्म क्या है। बच्चों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये मेन वर्ब थर्ड फॉर्म क्या है? थर्ड फॉर्म क्या लिखी हुई है? रिटन, और रिटन पे कर देंगे टिक, जबकि ये टिक नहीं, ये कैसा है? ऑप्शन इनकरेक्ट है, गलत है। चलो अब मैं आपको बताता हूं इसको कैसे डील करना है। इस क्वेश्चन को हटाओ, ये नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब ये अकेला नहीं है। अब देखो बच्चों यहां आओ, जब भी आपको सेंटेंस में लिखा हुआ दिखे वर्ड हैड बेटर, तो हैड बेटर के जस्ट बाद हमेशा मेन वर्ब, ये सीधा आपके नोट्स में जाना चाहिए बच्चों। नोट्स में इसकी एंट्री करो। जब भी सेंटेंस में वर्ड लिखा होगा हैड बेटर, तो हैड बेटर के बाद हमेशा मेन वर्ब होगी, और मेन वर्ब कौन सी फॉर्म होगी? फर्स्ट फॉर्म। हैड बेटर का मतलब है एडवाइस और सजेशन है विद केयर। सो यू हैड बेटर स्पेस स्मॉल स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन। हैड बेटर पूरा, इसके जस्ट बाद मेन वर्ब कौन सी फॉर्म चाहिए? V1। चेक कर लो V1 क्या है सेंटेंस में? V1 क्या है? राइट। 182 किस वर्ड से स्टार्ट हो रहा है? इफ ही हैड वर्कड हार्ड, ही किस वर्ड से स्टार्ट हो रहा है? इफ से। इफ के साथ क्या लिखा है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। इधर आओ, कंडीशनल सेंटेंस। प्यारे बच्चों अगर इफ के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म लिखा हो तो इफ के बाद वाले क्लॉज में लिखा जाता है वुड कुड, वुड कुड के बाद हैव, और हैव के बाद कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। तो आपको ढूंढना है वुड ऑब्लिक कुड। क्यों ढूंढना है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म तो लिखा हुआ ही है, तो इसके बाद चाहिए वुड कुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। चेक करो, विल हटाओ, ये तो हैड हटाओ, वुड हैव थर्ड फॉर्म, पास हटाओ, बी ऑप्शन। इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड। क्लियर है? समझ आ रहा है? चलो क्वेश्चन नंबर 183 किस वर्ड से स्टार्ट हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 183 स्टार्ट किया जा रहा है इफ से। प्यारे बच्चों नोटिस कर रहे हो इफ के कितने क्वेश्चंस पूछे गए? देखो ये भी स्टेनोग्राफर वाले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। इफ का मतलब हुआ कंडीशनल सेंटेंस। इफ के साथ बताना है एम आएगा, वॉज आएगा, वर आएगा, विल भी आएगा। तो रेफरेंस किसे बनाएं, कैसे पता लगाएं? आगे चेक करो, आगे लिखा है वुड प्लस V1, और जब भी वुड प्लस V1 लिखा है तो इसका मतलब ये कैसा केस है बच्चों? ये है इमेजिनरी केस। इमेजिनरी केस का मतलब यहां मेन वर्ब कौन सी फॉर्म होनी चाहिए? सेकंड फॉर्म। अब देखो एम, वॉज, वर, विल बी हटा दो, एम हटा दो। और अगर इमेजिनरी केस है तो कभी भी वॉज नहीं आता। इमेजिनरी केस में बच्चों हमेशा क्या लिखते हैं? वर। क्या बनेगा? इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। इमेजिनेशन। 184 द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर। बहुत बार सुना होगा बच्चों आपने ये सेंटेंस। बचपन में जब भी पढ़ाया जाता था पास्ट परफेक्ट टेंस, आपका कोई भी मीडियम हो, कोई भी स्कूल हो, किसी भी टीचर से पढ़े हो, ये सेंटेंस जरूर लिखाया जाता था। चलो देखो, हैड डाइड पास्ट परफेक्ट हो गया, बिफोर कंजंक्शन हो गया, तो कैसे लिखते हैं इसे? आपने पहले लिखा पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ कंजंक्शन बिफोर, और बिफोर के बाद लिखा जाता है सिंपल पास्ट टेंस। दैट्स इट, सिंपल पास्ट टेंस। तो ये हैड डाइड पास्ट परफेक्ट टेंस, कंजंक्शन बिफोर,
तो यहां कौन सा टेंस सही है प्यारे बच्चों? सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब यहां मेन वर्ब कौन सी फॉर्म होगी? सेकंड फॉर्म। ढूंढ लो। शुड कम, वुड कम, कम्स। सेकंड फॉर्म का मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? केम। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। 185 द प्रेसिडेंट स्पेस पुष्कर नेक्स्ट मंथ। प्यारे बच्चों नेक्स्ट मंथ लिखा हुआ है तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं? नेक्स्ट मंथ देखते ही ऑप्शन में देखते हैं विल कहां लिखा है, जहां विल लिखा है उस पर टिक कर देते हैं। चलो, हैज विजिटेड, विजिट्स, विजिटेड, हैड विजिटेड, विल तो है ही नहीं, तो क्या ये क्वेश्चन इनकरेक्ट है? नहीं प्यारे बच्चों, अगर सेंटेंस में बात की जाती है फ्यूचर प्लान्ड एक्शन की, अगर सेंटेंस में फ्यूचर प्लान्ड एक्शन की बात करें, जिस एक्शन को और क्या कहा जाता है? ऑफिशियल एक्शन, तो यहां विल शैल प्लस V1 नहीं लिखते, यहां लिखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? V1, और V1 विद एसोरियस डिपेंड करता है सब्जेक्ट क्या दिया गया है। सब्जेक्ट क्या है? द प्रेसिडेंट। कैसा सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों? सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी लेगा? सिंगुलर। और वर्ब सिंगुलर का मतलब होता है मेन वर्ब विद एस और ईएस फॉर्म। एस और ईएस फॉर्म कहां लिखी हुई है? ऑप्शन नंबर बी। द प्रेसिडेंट विजिट्स पुष्कर नेक्स्ट मंथ। आगे एक और नया कॉन्सेप्ट लिख दो नोट्स में। जब भी सेंटेंस में फ्यूचर प्लान्ड एक्शन की बात हो, ऑफिशियल एक्शन हो, तो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखते हैं, विल शैल प्लस V1 नहीं। चलो 186 व्हेन आई सॉ हर, जब मैंने उसे देखा, शी स्पेस फॉर हर फ्रेंड, तो वो अपने फ्रेंड के लिए क्या कर रही थी? ऑप्शन में क्या लिखी हुई है? वर्ब वेट, तो वो अपने फ्रेंड का वेट कर रही थी, ऐसा कोई वर्ड होना चाहिए। सॉ का मतलब है सेकंड फॉर्म पास्ट, अगर पास्ट है तो हैज नहीं आएगा, विल नहीं आएगा, इन दोनों ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। व्हेन आई सॉ हर शी हैड वेटेड, नहीं, शी वॉज वेटिंग। शी वॉज वेटिंग मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, शी वॉज वेटिंग फॉर हर फ्रेंड। 187 बच्चों किस वर्ड से स्टार्ट हो रहा है? वाई से। वाई से स्टार्ट हो रहा है, सेंटेंस के लास्ट में क्या लिखा है? क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब कौन से टाइप का सेंटेंस हुआ? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। मोरओवर देखो बच्चों, इंटरोगेटिव के साथ साथ ये और क्या है? नेगेटिव। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव के दो स्ट्रक्चर होते हैं, आओ बताता हूं। और टाइम कौन सा लिखा है इसमें? यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब कौन सा टाइम हो गया यहां? पास्ट टाइम। चलो, पास्ट टाइम का मतलब हैव नहीं होगा, डू नहीं होगा, विल इनकरेक्ट है, खत्म। कहां जरूरत आ रही है कि हमें इंटरोगेटिव नेगेटिव का तो स्ट्रक्चर ही नहीं आता, अब कैसे करें इस क्वेश्चन को? आता ही नहीं हमें, तो कैसे करें? बहुत इजीली। यस्टरडे का मतलब पास्ट टाइम है, पास्ट का मतलब हैव, डू और विल की तो जरूरत ही नहीं है। पास्ट में क्या पूछा, क्या होना चाहिए? डिड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट्स इट। मोरओवर बच्चों अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो निकालो, ये WH वर्ड, ये हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं यहां? नॉट। एक तरीका। दूसरा तरीका कैसे बना सकते हैं इसे? वाई डिड प्लस नॉट, डिडंट, वाई डिडंट यू फिनिश योर वर्क येस्टरडे। अगर ऐसा लिखा होता तो भी सही होता। और डोंट वरी, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, दोनों एक साथ आएंगे तो फिर एक नया ऑप्शन और होगा, ईदर ए और बी। ठीक है, चलो 188 इवन इफ यू डोंट वर्क फॉर मी आई स्पेस योर वर्क। चाहे आप मेरा काम ना भी करो, आई स्पेस योर वर्क, लेकिन हम तो हैं बहुत बड़े दिल वाले, हम आपका काम जरूर करेंगे। तो कैसा होना चाहिए यहां? कौन से टाइम में जाना चाहिए बच्चों? पहले तो ये नोटिस करो, ये बताओ मुझे सोच के, यहां जो लिखा जाना है एक्शन, ये कौन से टाइम में जाना चाहिए? फ्यूचर वाले टाइम में। इवन इफ यू डोंट वर्क फॉर मी, मत करो आप मेरे लिए काम, मैं आपके लिए काम जरूर करूंगा। सो इवन इफ यू डोंट वर्क फॉर मी आई स्पेस योर वर्क, इसका मतलब फ्यूचर वाले टाइम में जाएगा। फ्यूचर का मतलब वुड हटा दो, शुड हटा दो, कुड हटा दो।
दैट्स इट। फ्यूचर में क्या ढूंढना है? विल, इवन इफ यू डोंट वर्क फॉर मी, आई विल डू योर वर्क। सिंपल। 189, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। 189 स्टार मार्क लगाओ। पढ़ो क्वेश्चन क्या है। द टीचर मेड स्टूडेंट्स स्पेस हार्ड फॉर गेटिंग गुड मार्क्स। टीचर ने बच्चों से अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या किया? क्या करवाया बच्चों से? कठिन मेहनत करवाई। वर्क की फॉर्म बतानी है ना बच्चों। कठिन मेहनत की तो वर्क हार्ड होता है। कठिन मेहनत की नहीं है, किसी से कठिन मेहनत करवाई है, तो बच्चों इस वर्ब को क्या कहा जाता है? कॉजेटिव वर्ब। क्या कहते हैं इस तरीके की वर्ब को? कॉजेटिव वर्ब। एग्जाम्पल देखो, लाफ, LAUGH। लाफ वर्ड का मतलब क्या होगा? हंसना। हंसना नहीं है, हंसाना है किसी को। अगर हंसाना है तो इसके लिए क्या लिखा जाता है? मेक। किसको हंसाया बताओ? हिम को मान लेते हैं। मेक हिम लाफ। ठीक है। अगर वर्ड लिखा है वर्क हार्ड, वर्क हार्ड का मतलब क्या होगा? कठिन मेहनत करना। कठिन मेहनत करना नहीं, कठिन मेहनत करवाना। तो अब क्या लिखेंगे? मेक, क्या लिखे? हिम वर्क हार्ड। ठीक है बच्चों, मेक हिम वर्क हार्ड, किसी से कठिन मेहनत करवाना है ये। तो देखो पास्ट की बात कर रहे हैं तो मेड, स्टूडेंट्स का मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अब यहां मेन वर्ब कौन सी फॉर्म होनी चाहिए? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का मतलब देखो, फर्स्ट फॉर्म ही तो आ रही है। लाफ कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। वर्क कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या होगा? हैड वर्क्ड, वर्किंग, वर्क्ड नहीं। फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या होगा? वर्क। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। इंडिया स्पेस वन द मैच बाय 3 गोल्स। अब देखो बच्चों, इसे अच्छे से समझना। यहां जिस कंट्री की बात कर रहे हैं, यहां इस कंट्री के सभी लोगों की बात कर रहे हैं, तो ये सिंगुलर कंसीडर होता है। लेकिन अगर कंट्री के सभी लोग नहीं, एक टीम जिसमें 5, 10, 15, 20 मेंबर्स थे, केवल उन्हीं की बात कर रहे हैं, तो अब ये प्लूरल होगा। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया हैज ऑब्लिक हैव वन द मैच। क्या होगा? सारे इंडियंस गए थे कि मैच जीतने के लिए? नहीं, वो टीम गई थी जो मैच जीत कर आई है। तो इंडिया हैज नहीं, इंडिया हैव वन द मैच। एक और सेंटेंस सुनो, इंडिया आर स्ट्रगलिंग इन टर्म्स ऑफ इट्स इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब कंट्री के सभी लोगों की बात की जा रही है। अब आर नहीं, अब क्या लिखते हैं? इज। तो यहां कह रहे हैं वन द मैच बाय 3 गोल्स। तो वन द मैच लिखा गया है तो सारे ही चले गए थे कि जीतने उस गोल को, उस मैच को जीतने सारे गए थे? नहीं, ये जो टीम गई थी, इनके प्लेयर्स ने, इनके मेंबर्स ने जीता है। तो प्लूरल वर्ब चाहिए, ध्यान रखना, सिंगुलर मत लिख देना, एरर हो जाएगी। इंडिया हैज वन नहीं, क्या होगा यहां? इंडिया हैव वन द मैच। दैट्स इट। तो बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। जितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस, उतनी ज्यादा प्रैक्टिस और उतना ज्यादा अच्छा फील होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।